मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की अगली क्लास में हम आज पढ़ेंगे छायावादी युग। छायावाद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आधुनिक युग के अंतर्गत छायावाद एक प्रमुख काल था, जिसमें हिंदी साहित्य जो था वह अपने चरम सीमा पर था। इसमें पूरी रोमानियत और हृदय की अनुभूतियों को कवियों ने प्रकट किया था। आधुनिक हिंदी काव्य में छायावाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य धारा मानी जाती है। अनेक विद्वानों ने इसका विरोध भी किया। छायावादी युग का जो समय आधुनिक युग या मध्यकाल के उपविभागों में छायावाद का तीसरा स्थान आता है। इसका समय छायावाद का जो युग है वह 1916 से शुरू होता है। ईस्वी सन 1916 में जयशंकर प्रसाद के प्रयास से इस युग की शुरुआत हुई। आधुनिक काव्य में अनेक विद्वानों ने इसका विरोध भी किया और कुछ ने इसका समर्थन भी किया, लेकिन प्रारंभिक विरोध के बाद भी इस काव्य धारा को अनेक सर्वाधिक प्रतिष्ठा मिली, किंतु लंबे समय के बाद इसके नामकरण के बारे में विद्वानों में मतभेद हुए और अलग अलग नामों से इनको इस युग की उपमा की गई। सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने ही इसे छायावाद नाम दिया। इसके बाद कुछ विद्वानों ने इसे स्वच्छंदतावाद नाम देना अधिक उपयुक्त समझा। ने इसे स्वच्छंदता नाम दिया। फिर इसके बाद छायावाद काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां थी पहला है सौंदर्य निरूपण। सौंदर्य निरूपण के अंतर्गत छायावादी कवियों ने मानवीय सौंदर्य का बहुत ही आकर्षक वर्णन किया था। उनके लिए यह संसार ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना थी। छायावादी कवियों ने संसार को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना माना और बताया, और इसका आकर्षण बड़ा ही मनमोहक शब्दों में किया। ये कवि मानव के आंतरिक व बाहरी दोनों प्रकार के सौंदर्य का आकर्षक वर्णन करते थे। इन कवियों का दृष्टिकोण सौंदर्य प्रधान था। प्राकृतिक उपमानों के परंपरागत वर्णन की बजाय ये नवीन प्राकृतिक उपमानों का वर्णन करते थे। इन कवियों का दृष्टिकोण सौंदर्य प्रधान था। जयशंकर प्रसाद हो, चाहे सुमित्रानंद पंत हो अथवा कविवर निराला हो, इन सभी में सौंदर्य
का सौंदर्य निरूपण की अपूर्व रुचि दिखाई देती है। प्रकृति का जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में नारी सौंदर्य का बड़ा रुचिकर वर्णन प्रस्तुत किया था। इसमें आगे हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचना कामायनी में प्रकृति का कामायनी में नारी सौंदर्य का मनोरम किंतु मर्यादित वर्णन किया था। रीतिकाल की भांति और भारतीय युग की भांति इस युग में मर्यादा की प्रकाष्ठा को पार न करके नारी सौंदर्य को एक देवी रूप में यहाँ पर विद्यमान किया गया था, जिसमें हमें इस काव्य की सर्वश्रेष्ठ एक उक्ति जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, से इसमें पता चलता है कि छायावादी कवि है वह नारी व प्रकृति का देवी रूप में सम्मान करते थे। दूसरा अगली अभिव्यक्ति थी, दूसरी इसकी प्रेमानुभूति। प्रेमानुभूति के अंतर्गत छायावादी कवियों का प्रमुख आधार प्रेम की अनुभूति थी। कवियों ने यह प्रेम की अनुभूति मानव, प्रकृति तथा ईश्वर, मानव, प्रकृति तथा ईश्वर के प्रति छायावादी कवि प्रेमानुभूति की भावना व्यक्त करते थे। इसके अंतर्गत छायावादी कवि है वह मानव मात्र के प्रति अपना दयालु और प्रेम दृष्टिकोण अपनाते थे। इसलिए इस युग के कवि सूक्ष्म मानव भावनाओं का भी अपने काव्य में वर्णन करते नजर आते हैं। प्रेमानुभूति की दृष्टि से प्रसाद जी का आंसू की बालिका, प्रसाद जी का आंसू की बालिका नामक काव्य है, विशेष अपना स्थान इस साहित्य में रखता है। इसमें आवेग, निराशा, पीड़ा, स्मृति तथा विषाद आदि मनोस्थितियों का प्रेम के संयोग पक्ष और लोक सीमा का उल्लंघन करता हुआ दिखाई पड़ता है। तीसरा अगला हमारा पॉइंट है, इसमें प्रकृति, प्रकृति वर्णन। प्रकृति वर्णन के अंतर्गत इस युग के जितने भी कवि थे, छायावादी युग के कवि थे, वे प्राय अकेले और नितांत अकेलापन व्यतीत करने वाले कवि थे। प्रकृति इस संसार से प्राय रुष्ट और अकेले थे। संसार की कोई भी वस्तु उन्हें अपनी ओर आकर्षित न कर पाती थी और स्वच्छंद वातावरण में रहने के कारण प्रकृति वर्णन उनका मूल विषय था। प्रकृति वर्णन छायावादी काव्य की एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति मानी गई है।
छायावाद और प्रकृति इतने समीप हैं कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ कवि छायावादी कवि है, वह इस संसार से विरक्त होकर अपने आप को प्रकृति के विभिन्न दृश्यों में, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में, प्रकृति की हरियाली में, प्रकृति के सांझ और सुबह के, प्रातः और सायकालीन आकाश के क्षितिज में अपने आप को नितांत अकेला पाता है। पक्षियों के कलरवगान में वह अपने मन की दबी हुई आवाज को उभरता हुआ पाता है। इन कवियों ने प्रकृति के आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, रहस्यवादी आदि न जाने कितने अलग अलग रूपों का प्रकृति का वर्णन किया है। प्रकृति प्रेम ही उनके काव्य का प्रतिपाद्य रहा है, उद्देश्य रहा है। प्रकृति नित नवीन रूप धारण करके इन कवियों को अपने समक्ष उपस्थित रखती है और कविवर पंत को प्रकृति का सुकुमार चितेरा कहा जाता है, क्योंकि कविवर पंत सुमित्रानंद पंत का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था और वे बचपन से ही माता पिता के प्रेम से विरक्त थे। माता पिता के अकस्मात देहांत के कारण बचपन से ही वे हिमाचल की प्राकृतिक सुषमा के अंदर पले बड़े और दादी के द्वारा अनेक प्राकृतिक राजकुमारियों की और कहानियां सुनकर अलौकिक कहानियां सुनकर वे प्रकृति की गोद में बड़े हुए। प्रकृति को उन्होंने बड़े करीब से देखा था और प्रकृति के विविध रूपों को उन्होंने अपनी कविताओं में बालपन से ही उकेरना शुरू कर दिया था। इसलिए कविवर पंत को, सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार चितेरा, चित्रकार भी कहा जाता है। वे प्रकृति की गोद में पले, इसलिए उनके मन में प्रकृति के प्रति गहरा अगाध प्रेम देखा जा सकता है। उनकी कविताओं में उन्होंने अपनी सभी रचनाओं में प्रकृति के सभी रूपों का उदार, त्रस्त और मानव प्रेम से लिप्त रूप को वर्णित किया है। तीसरा है रहस्यानुभूति। रहस्यानुभूति से तात्पर्य है कि छायावादी कवि हैं, वह संसार से बिल्कुल अपने आप को अलग अलग रखते थे और विरक्ति की भावना के कारण छायावादी कवियों का जो प्रेम है वह रहस्य के रूप में कविताओं में प्रकट होता है। छायावादी कवियों ने प्रकृति के माध्यम से उस अनंत तथा असीम शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति अपनी जिज्ञासा को अलग अलग रूपों में व्यक्त किया तथा साथ ही अपनी अनुभूतियों की व्यंजना भी की। यही कारण है कि कुछ आलोचक छायावाद व रहस्यवाद को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं। छायावाद में कुछ स्थानों पर अलौकिक व लौकिक प्रेम ऐसे घुल मिल गए हैं कि उनमें उन रचनाओं को में भेद कर पाना, सांसारिक और संसार से परे की बातों को अलग अलग कर पाना असंभव सा दिखाई देता है। लेकिन छायावादी कवियों का रहस्यवाद हठयोगियों का रहस्यवाद नहीं है। हठयोगी यानी नाथ संप्रदाय का जो रहस्यवाद है, जिसमें ईश्वर के विभिन्न रूपों का वर्णन करना है, वह रहस्यवाद न होकर प्रकृति का रहस्यवाद है। प्रकृति जैसे सुबह के समय जो काला नीला आकाश होता है, भोर की पहली किरण के आने की, सूर्य की पहली किरण के साथ ही, यानी सूर्य की पहली किरण उषा के साथ ही तारों का डूबना, पक्षियों का एकदम से सूर्य की पहली किरण के आगमन को भांप कर उसका कलरवगान में स्वागत करना और प्रकृति का फिर से जागना, ये सब छायावादी कवियों को एक रहस्यमय ढंग प्रतीत होता है। बल्कि यह प्रकृति छायावादी कवि तो प्रकृति के माध्यम से ग्रहित रहस्यवाद को प्रकट करने में छायावादी कवि सफल रहे हैं, जो कि किसी
सैद्धांतिक पक्ष पर आधारित नहीं है। अन्य शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि भावात्मक रहस्य, यानी अपने मन की भावनाओं को रहस्यमयी बातों के साथ छायावादी कवि सफलता से अपनी कविताओं में व्यक्त करते थे। इस प्रकृति रहस्यानुभूति में प्रमुख स्थान महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और पंत के शब्दों में काव्य में देखा जा सकता है। फिर अगला है इसमें राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना। छायावादी कवियों ने अपने काव्य में राष्ट्रीयता की भावना को, अर्थात उस समय में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, उस समय जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को भी अपने काव्य में स्थान दिया। छायावादी काव्य में एक और राष्ट्रीय चेतना का स्वर मुखरित हुआ, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के गरिमामयी धरोहर का भी इन्होंने खुलकर वर्णन किया। इसका मूल कारण यह है कि तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन ने इन कवियों को अधिकाधिक प्रभावित किया था, जिसमें प्रसाद के नाटकों में ऐसे अनेक गीत हैं जिनमें राष्ट्रीयता की चेतना का स्वर गूंजता हुआ सुनाई देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो चंद्रगुप्त नाटक है, उसमें कार्नेलिया का जो गीत है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जो राष्ट्रीयता की झलक हमारे सामने प्रस्तुत करता है और देश के युवा वर्ग को अपनी प्राचीन गौरव और गरिमा को समझने का प्रयास भी करवाता है। इस प्रकार छायावादी कवियों ने भारतीय संस्कृति के अनेक रूपों को, अतीत गौरव का भी सुंदर गायन किया। यही नहीं, ये कवि देश के अंचल, वहां के पशु पक्षी, नदी, पर्वत इत्यादि स्थानों का घूम कर इन्होंने अवलोकन किया और अपनी कविता में उनका बड़ी खूबसूरती के साथ वर्णन किया। अगला इसका है नारी भावना। नारी भावना के अंतर्गत इसमें भारतीय संस्कृति और साहित्य में नारी संबंधी विविध प्रकार का वर्णन हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो पहले जो साहित्य था, जैसे हम वीर गाथा काल में पढ़ते हैं, वीर गाथा काल में भी कवियों ने नायिका के नक्शिक वर्णन, नायिका को एक देवी स्वरूप में और भोग स्वरूप में वर्णन किया। कृष्ण और राधा के माध्यम से उनके अंतरंग संबंधों का वर्णन किया। नायिका के अंग प्रत्यंग का वर्णन कवियों ने बढ़ चढ़कर अपने काव्य में किया था। इसके साथ ही हम देखते हैं कि रीति काल में आकर भक्ति काल में जो भक्त कवि थे, उन्होंने नारी को अपने भक्त ईश्वर साधना में पूरी तरह अलग थलग कर दिया था और नारी को हिंदी साहित्य में जो ईश्वर साधना से संबंधित साहित्य है, उसमें उसकी भरसक जो विरोध किया भक्त कवियों ने, जिसमें नाथ साहित्य में तो गुरु गोरखनाथ ने जो ईश्वर साधना में स्त्री को पूरी तरह से वर्जित यानी निषेध बताया था। रीति काल में आकर दरबारी कवियों ने नारी को उपभोग मात्र माना था और मुगल संस्कृति के प्रभाव के कारण रीतिकालीन कवियों ने नारी के अंग प्रत्यंगों का जो अपने काव्य में वर्णन किया, वह एक उपभोग मात्र ही दिखाई देता है, जिसमें पूरी तरह वासना प्रवृत्ति समाज की दिखाई देती है। लेकिन आगे चलकर आधुनिक काव्य के अंतर्गत जो छायावादी युग है, उसमें नारी को एक सम्मानजनक दर्जा दिया गया और जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य में एक उक्ति के द्वारा कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात
जहाँ स्त्री की अर्थात नारी की पूजा की जाती है, वहाँ देवता रमण करने के लिए आते हैं, अर्थात वह पर्यटन के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। और एक उक्ति उन्होंने और कही है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, अर्थात नारी को देवी रूप बताया गया है। लेकिन मध्य युग में नारी को भोग की वस्तु समझा गया है, लेकिन आधुनिक काल में एक बार पुनः नारी को फिर से सम्मानजनक स्थान देने में छायावादी कवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छायावादी कवि नारी के सहज और लौकिक रूप का चित्रण करने में रुचि लेते थे। वे कवि नारी को देवी, सहचरी, प्रेयसी, एक ममतामयी माता, एक बेटी के रूप में वर्णित करते हैं। इन कवियों का विचार है कि नारी दया, ममता, त्याग, करुणा, स्नेह, प्रेम आदि की प्रतिमूर्ति है। वह पुरुष की जीवन शैली तथा उसकी प्रेरणा शक्ति भी है, क्योंकि छायावादी काव्य में जो निराला कवि है, उन्होंने अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में काव्य की रचना की, सरोज स्मृति नामक काव्य की रचना की। और अनेक दूसरे कवियों ने भी प्राय इसी प्रकार से नारी भावनाओं का अपने काव्य में वर्णन किया। इन कवियों ने नारी सौंदर्य का जितना वर्णन किया वह मर्यादित रूप में ही किया गया। सातवां इसमें अगला बिंदु है स्वच्छंदतावादी। स्वच्छंदतावादी कवि से तात्पर्य है कि द्विवेदी की कविता अनुशासन व्यवस्था की कविता थी। द्विवेदी जी ने हिंदी कविता लिखने के में एक अनुशासन व्याकरणिक नियम की प्रतिस्थापना की थी। उस अनुशासन और व्यवस्था के अंतर्गत ही कवियों को अपनी कविता लिखनी होती थी। लेकिन स्वच्छंदतावाद या छायावाद के कवियों ने खुले मन से अपनी कविताओं का सृजन किया। छायावादी कवियों ने द्विवेदी युग के आदर्शों तथा मानदंडों को तोड़कर खुले विचारों से काव्य की रचना की। छायावादी कवि कल्पना के विशाल पंख लगाकर स्वतंत्र रूप से अनंत आकाश में विचरण करते और अनेक उपमानों और अपने मन की भावनाओं को विभिन्न शब्दों से सजाकर अपने काव्य में वर्णित करते दिखाई देते हैं। यही कविता प्रत्येक क्षेत्र में अपने निजी मानदंड बनाती है। यही कारण है कि छायावादी कवि व्यक्तिक न होकर सामाजिक कवि भी हैं। अगला इसका बिंदु है मानवतावाद। छायावादी कवियों ने अपने काव्य में मानवतावाद अर्थात मनुष्यता को सर्वप्रथम स्थान दिया कि इस संसार में मनुष्य से बड़ा कुछ नहीं है। मानव मात्र के प्रति कल्याण और दया की भावना ही इसमें सर्वोपरि है। इस युग में अनेक छायावादी कवि अनेक जो समाज सुधार आंदोलन चल रहे थे उनसे प्रभावित थे। इसी कारण छायावादी कवियों पर महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आचार्य अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर आदि महापुरुषों के विचारों का पूर्ण प्रभाव था। ये कवि वर्णनगत संकीर्णों को त्याग कर मानवतावाद की चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। उनमें स्वच्छंदता प्रवृत्ति होने के कारण इन कवियों ने सामाजिक संवेदनाओं को अपने काव्य में प्रमुख स्थान दिया। सामाजिक रूढ़ियों को, जड़वादी परंपराओं को अस्वीकार कर उन्होंने खुले मन से मनुष्य की विभिन्न प्रवृत्तियों को, उनके विचारों को, उनकी कल्पनाओं को अपने काव्य में स्थान दिया। कविवर प्रसाद ने, जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य कामायनी महाकाव्य में आनंदवाद की स्थापना करते हुए विश्व बंधुत्व की बार बार चर्चा
समरसता व समानता का संदेश इस पृथ्वी के मनुष्य को बार बार देते हैं। भाषा और शब्द का प्रयोग, भाषा और शब्द प्रयोग में इन कवियों ने अपने काव्य में भाषा को निखारने के लिए शब्द योजना का विशेष महत्व रहा है। लगभग सभी छायावादी कवियों ने कोमल कांत पदावली अर्थात सरल सहज भावार्थ प्रकट करने वाले शब्दावली को अपने काव्य में ग्रहण किया। पंत को तो शब्द का शिल्पी ही कहा गया है। उन्होंने अपने भाषा में शब्दों में जो प्रचलित पर्यायवाची हैं, उपमान है, उनका सरल भाषा में प्रयोग किया। इस युग में संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ था, जिसमें शुद्ध शब्दों का पर अधिक ध्यान दिया गया, जिससे भाषा में एक नयापन उभर कर सामने आया, भाषा में ताजगी आई। यही कारण है कि छायावादी भाषावाद की भाषा से बिल्कुल भिन्न थी। इसमें तद्भव शब्द या पृथ भाषा के शब्दों को त्याग कर संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग अधिक किया गया। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से थे। इसमें हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि छायावादी कवियों में प्रमुख रूप से छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। कविवर जनक माने जाते हैं प्रधान में। छायावाद का ब्रह्मा प्रसाद, छायावाद का विष्णु सुमित्रानंदन, सुमित्रानंद पंत, छायावाद का शंकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला को कहा जाता है। तथा इनके बाद में एक छायावाद की काव्य की मीरा, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ये छायावादी युग के आधार स्तंभ कहलाते हैं चारों। इस युग के अन्य प्रमुख कवि थे सुभद्रा कुमारी, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मिलिंद नवीन, भगवती चरण वर्मा। ये इस युग के प्रमुख कवि थे, जिनमें माखनलाल चतुर्वेदी का प्रमुख स्थान आता है। आधुनिक
हिंदी साहित्य का तृतीय युग साहित्यिक दृष्टि से प्रौढ़तम काल कहलाता है। इसमें यह युग काव्य में छायावाद का युग है। उपन्यास, इस युग के उपन्यास में प्रेमचंद का और नाटक में जयशंकर प्रसाद का, कहानी कला के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद का तथा आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रमुख योगदान रहा। भारतेंदु युग में जिन शैलियों का बीजोपन किया गया था, अर्थात नाटक, उपन्यास, कहानी कला का और आलोचना तथा पत्रकारिता का जो बीज बोया गया था, वह छायावादी युग में पल्लवित होना शुरू हो गया था। और इस युग में अनेक ऐसे काव्य जिनमें उपन्यास है, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, गोदान, मंगलसूत्र, स्कंदगुप्त, आंसू, कामायनी, सांध्य गीत, युगवाणी, ग्राम्य, परिमल, अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, रश्मिरथी, निर्जा, दीपशिखा, संध्य गीत आदि अनेक काव्य ग्रंथों की रचना हुई, जिनके अंतर्गत काव्य व गद्य ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें मानव मात्र की तथा प्रकृति की अनेक सूक्ष्म अनुभूतियों का वर्णन किया गया। इसमें आगे हम प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ेंगे कि इस युग के प्रमुख कवि कौन कौन से थे।